आज हम पढ़ रहे हैं महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति का वेगनर का सिद्धांत। हमने कल पढ़ा था टेलर का सिद्धांत। टेलर ने महाद्वीप के प्रवाह सिद्धांत को दिया था, 1908 में दिया। 10 में उनका सिद्धांत प्रकाशित हुआ। और महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत वेगनर महोदय भी देते हैं, 1912 में अपना सिद्धांत देते हैं। ठीक है, तो हम आज देखेंगे महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति का वेगनर का सिद्धांत। वेगनर ने 1912 में अपना सिद्धांत दिया। वेगनर महोदय एक जलवायु विज्ञानी थे। क्या थे? जलवायु विज्ञानी थे। ये जर्मनी के रहने वाले थे, जलवायु विज्ञानी थे। जलवायु विज्ञानी थे तो जलवायु के बारे में बात करेंगे। जो वेगनर महोदय हैं, ये सबसे पहले तो प्रारंभ में जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना चाहते थे। कार्बोनिफेरस युग में जो जलवायु परिवर्तन हुए उसकी ये व्याख्या करना चाहते थे। यानी कि व्याख्या में क्या करना चाहते थे, यानी कि जो कोयले का निक्षेप यूरोप में पाया जा रहा है, जो कोयला अफ्रीका में पाया जा रहा है, तो यूरोप में भी कोयला क्यों पाया जा रहा है, अफ्रीका में भी कोयला क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि कोयला का निक्षेप उष्णकटिबंध में पाया जाना चाहिए, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाया जाना चाहिए, लेकिन कोयला अफ्रीका में पाया जाता है, जंगल में भी कोयला पाया जा रहा है। तो ये जो है इस तरीके से ये कार्बोनिफेरस युग के जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना चाहिए कि भाई वहाँ क्यों कोयला पाया जाता है, कोयला तो उष्णकटिबंध में पाया जाना चाहिए। और हिमानी के निक्षेप जो यूरोप में हिमानी के निक्षेप के जो संकेत दिखे वही संकेत जो है अफ्रीका में भी दिखे। तो इन्होंने कहा कि यह तो स्थल खंड का स्थानांतरण हुआ होगा या तो कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ होगा। इन्होंने दो निष्कर्ष निकाला। पहला या तो कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ होगा या तो स्थल खंडों का स्थानांतरण हुआ होगा। कटिबंध का स्थानांतरण मतलब आप जानते हैं उष्ण कटिबंध होता है, शीतोष्ण कटिबंध होता है, शीत कटिबंध होता है। ठीक है, मुख्य रूप से ये 3 कटिबंध हो गए। यानी कि ये उष्ण कटिबंध कभी शीत की जगह रहा होगा, शीत कभी उष्ण की जगह रहा होगा, तभी तो ऐसा हुआ कि उष्ण वाला जो है कोयला शीत में मिल रहा है, शीत वाला हिमानी का निक्षेप उष्ण में मिल रहा है। ये तो कटिबंध में बदलाव हुआ होगा, कटिबंध का स्थानांतरण हुआ होगा, या तो स्थल खंडों का स्थानांतरण या प्रभाव हुआ होगा। तो ये जो है स्थल खंडों के प्रभाव को मानते हैं। ये कहते हैं कि भाई स्थल खंडों का ही प्रभाव हुआ था, कटिबंधों का प्रभाव नहीं हुआ था, स्थल खंडों का प्रभाव हुआ था। और इस स्थल खंड के प्रभाव को बताते बताते ये पूरा महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति को बता देते हैं। वेगनर महोदय कहते हैं कि प्रारंभ में सारे के सारे स्थल खंड आपस में जुड़े हुए थे। सारे के सारे स्थल खंड आपस में जुड़े हुए थे एक पैंजिया युग। वो समय था कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस पीरियड में, काल में सभी के सभी स्थल खंड जो है पैंजिया के रूप में आपस में जुड़े हुए थे। और इस पैंजिया के चारों जो जंगली भाग था ये पैंथलासा कहलाता था। यानी कि कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थल खंड पैंजिया के रूप में जुड़े हुए थे और इसके चारों ओर पैंथलासा था। फिर ट्रियासिक युग में क्या होता है, पैंजिया टूट जाती है। ट्रियासिक युग में पैंजिया टूट जाती है, किसके कारण? गुरुत्वीय बल के कारण। गुरुत्वीय बल के कारण पैंजिया टूट जाती है और पैंजिया टूट करके इसका कुछ भाग उत्तर की ओर और कुछ भाग दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाता है। और उत्तरी भाग को अंगारालैंड कहा गया, वेगनर ने कहा। दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड वेगनर ने कहा। और बीच वाला भाग जो आपका ये है, चलिए आगे के सागर कहलाया। उसके पश्चात जुरैसिक युग आता है। जुरैसिक युग में वेगनर महोदय कहते हैं कि जो गोंडवानालैंड है इसका विखंडन हो जाता है, गोंडवानालैंड का विखंडन हो जाता है और अंगारालैंड का भी विखंडन हो जाता है। गोंडवानालैंड का विखंडन होने के कारण गोंडवानालैंड जो है दक्षिणी अमेरिका के रूप में, गोंडवानालैंड अफ्रीका के रूप में, गोंडवानालैंड प्रायद्वीपीय भारत के रूप में, ऑस्ट्रेलिया के रूप में और अंटार्कटिका के रूप में टूटता है। और आज दक्षिणी अमेरिका उत्तर पश्चिम की ओर गमन करता है, अफ्रीका उत्तर की ओर गमन करता है, प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर गमन करता है, ऑस्ट्रेलिया उत्तर पूरब की ओर गमन करता है और शेष भाग अंटार्कटिका अपनी जगह पर ही रह जाता है। उत्तर में जो अंगारालैंड है उत्तरी अमेरिका दक्षिण पश्चिम की ओर गमन करता है, यूरेशिया दक्षिण की ओर गमन करता है। यानी कि कुल मिलाकर स्थल खंड टूट जाते हैं और विषुवत रेखा की ओर और पश्चिम की ओर गमन करते हैं। अब
मुद्दे की बात है, किस बल के कारण टूटते हैं और किन दिशाओं में गमन करते हैं। तो वेगनर ने कहा कि इस प्रवाह का बल, प्रवाह का कारण है गुरुत्वीय बल, ज्वारीय बल और प्लवनशीलता बल। 3 प्रकार के बलों की बात करते हैं। गुरुत्वीय बल का महत्व रहा कि पैंजिया को तोड़ने में। फिर ये कहते हैं ज्वारीय बल, प्लवनशीलता बल। 3 प्रकार के बलों की बात करते हैं और ये कहते हैं प्रवाह की दिशा 2 दिशा है, एक तो विषुवत रेखा की तरफ प्रवाह हुआ, दूसरा पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ। विषुवत रेखा की प्रवाह प्लवनशीलता बल के कारण हुआ। प्लवनशीलता एक प्रकार का केंद्रापसारी बल है। जब आप एक बाल्टी में अगर पानी लेकर गोल गोल घूमे तो आपका हाथ अपने आप ऊपर उठ जाता है, तो यही है केंद्रापसारी बल, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, प्लवनशीलता बल। और पश्चिम की ओर बल, जब पश्चिम की ओर बल लगा तो पश्चिम की ओर जो ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ महाद्वीपों का। पश्चिम की ओर क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है आपकी, आप जानते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो चंद्रमा जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को पश्चिम की ओर खींचने लग गई। चंद्रमा ने एक रगड़ का काम किया, एक ब्रेक लगाया, जिससे ये महाद्वीप जो है पश्चिम की ओर खिसकने लग गए। तो महाद्वीप विषुवत रेखा की ओर खिसके, पश्चिम की ओर खिसके, पश्चिम की ओर गमन हुआ, विषुवत रेखा की ओर गमन हुआ और अंततः इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से वर्तमान स्वरूप के रूप में समस्त महाद्वीपों का जो है प्रभाव हो गया। उत्तरी अमेरिका यहाँ है, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका। अपने इस सिद्धांत को सत्यापित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए वेगनर महोदय ने बहुत सारे प्रमाण भी दिए और उन प्रमाणों की बात करते हैं। पहला प्रमाण इनका रहा कि आंध्र महासागर के तटों में समानता। उन्होंने कहा भैया कि आंध्र महासागर के जो तट हैं वो तट समान है, यानी कि इस तट को जोड़ा जा सकता है, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के तट को आपस में जोड़ा जा सकता है, जिग्सा फिट यानी कि जोड़ सकता है। और इस तट पर जो चीजें पाई जाती हैं, इस तट पर भी वही चीजें पाई जाती हैं, जीवाश्म भी समान है। दूसरा ये कहते हैं ग्लोसेप्टोरिस वनस्पति। ग्लोसेप्टोरिस वनस्पति एक प्रकार की है जो कि ये फॉकलैंड में पाई जाती है। फॉकलैंड दक्षिणी अमेरिका का एक आइलैंड है, यहाँ पाई जाती है, दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है, प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है ये वनस्पति। इसका मतलब है कि ये स्थलपिंड कभी एक में जुड़े हुए थे, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं फिलाइट और सादी चट्टानों का नीचे, फिलाइट और सादी चट्टानें जो कि गोंडवाना लैंड के कोयला क्षेत्रों के नीचे पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में फिलाइट चट्टानें पाई जाती हैं, फिलाइट मानी के अवक्षेप पाए जाते हैं। फिलाइट चट्टानें जो है अवसादी चट्टानें हैं और ये चट्टानें इस मेडागास्कर में पाई जाती हैं। मेडागास्कर अफ्रीका का भाग है। फॉकलैंड में पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, अंटार्कटिका में भी फिलाइट चट्टानों के अवशेष अवक्षेप देखे गए हैं। उसके बाद ये कहते हैं लेमिंग जीव। लेमिंग जीव जो है नार्वे में पाया जाने वाला एक जीव है, ठीक है। ये जीव, इस जीव की एक आदत है, इसके जीन से ही आदत विकसित हो गई है कि ये साल भर में एक ऐसा मौसम आता है कि लोग पश्चिम की ओर गमन करते हैं और पश्चिम की ओर गमन करते हैं और आंध्र महासागर में समा जाते हैं। आंध्र महासागर में समा जाते हैं, मर जाते हैं, फिर भी पश्चिम की ओर गमन करते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकाला गया कि कभी न कभी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप एक में जुड़ा हुआ था, इसलिए जो है गमन करने की आदत बनी है, ठीक है। तो ये इनका प्रमाण रहा और ये जो है इनका सिद्धांत रहा। थैंक यू।